रहीम स्टार्ट करते हैं कैट चैप्टर 45 की पार्ट 1 की वीडियो को। अच्छा, एंटीबायोटिक्स को हमने चैप्टर्स में ऑर्गेनाइज किया हुआ है उनके कुछ ना कुछ मैकेनिज्म के मुताबिक। जैसे चैप्टर 43 में सारे वो एंटीबायोटिक्स पढ़े हैं जो कि सेल वॉल इनहिबिटर्स थे। फिर चैप्टर 44 में हमने वो एंटीबायोटिक्स पढ़े जो कि प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स थे, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड, स्ट्रेप्टोग्राम, ये सारे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स थे। ये वाला ड्रग यानी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जिस पे चैप्टर 45 है, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर ही है। पता नहीं क्यों इसने इसको अलग चैप्टर बना दिया, इसको चैप्टर 44 में डाल देता, लेकिन भाई बस इनकी मर्जी है। तो चैप्टर 45 में हमने पढ़ना है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंड स्पेक्टिनोमाइसिन। स्पेक्टिनोमाइसिन का जो नाम है ना, इधर आपको हेडिंग के अलावा पूरे चैप्टर में कहीं मिलना नहीं है, ठीक है। तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट ड्रग नहीं है। वैसे आपको बताऊं तो स्पेक्टिनोमाइसिन का जो ड्रग ग्रुप है ये अमाइनोग्लाइकोसाइड से काफ़ी सिमिलर होता है। वैसे ये अमाइनोसाइक्लिटोल होता है, ठीक है। बारह उसको आप गोली मारें, काफ़ी सिमिलर है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, इतना याद कर लें। बाकी स्पेक्टिनोमाइसिन गोली मारें। इस पूरे चैप्टर में हमने अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को स्टडी करना है। स्टार्ट करते हैं जाए वाली। सबसे पहले उन्होंने आपको एंटीबायोटिक्स के बारे में थोड़ी सी बातें बताई हुई, क्योंकि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में कुछ डिस्टिंक्ट चीज़ें होती हैं। क्या बताई हुई जाए वाली? वो कह रहे हैं नॉर्मली हम एंटीबायोटिक जो देते हैं वो एक दिन में 2-3 डोजेज दे रहे होते हैं, क्योंकि आमतौर पे टाइम डिपेंडेंट किलिंग हो रही होती है। अभी बताता हूँ टाइम डिपेंडेंट किलिंग क्या मतलब होता है। हम कोशिश कर रहे होते हैं कि ड्रग जो है वो ज़्यादा देर तक मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन से ऊपर रहे। ये क्या होती है वही मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अमाइनोग्लाइकोसाइड में कुछ चीज़ें फ़र्क हैं। इसमें क्या किलिंग होती है वो सारा कुछ बहरहाल हम लोग अब डिस्कस करते हैं ग्राफ के हवाले से। सबसे पहले ये देखिएगा, ये ग्राफ है, इसमें आपके पास वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन आ रही है, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इनसाइड द ब्लड, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम आ रहा है, ठीक है। ये 12 आवर्स तक मैंने 1 2 3 4 से 12 आवर्स तक मैंने शो किया हुआ है। अब हम एक नॉर्मल एंटीबायोटिक देते हैं। यहाँ पे जनाबे वाली एंटीबायोटिक की ये समझ लें आगे डोज, ठीक है जी। मैंने 50 मिलीग्राम ऑफ एंटीबायोटिक दे दी। अब ये मैंने यहाँ पे 50 मिलीग्राम एंटीबायोटिक दी तो फौरी तौर पे इसकी ये जनाब कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ कर गई। जाहिर सी बात है, जैसे ही आप डोज देते हो तो ब्लड के अंदर वो ड्रग पहुँच जाती है। अच्छा, अब होती एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं ड्रग की हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का क्या मतलब होता है? हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिस टाइम में उस ड्रग की कंसंट्रेशन हाफ रह जाए, ठीक है। मिसाल के तौर पे इस ड्रग की हाफ लाइफ है जी 3 आवर्स, यानी 3 घंटे बाद अभी इसकी कंसंट्रेशन नहीं है ना, 3 घंटे बाद ये कंसंट्रेशन हाफ रह जाएगी। सही होगी बात? तो हम शो करते जाए वाले, ये अभी 1 घंटे पे यहाँ पहुंची है ना, तो 2 3 ये हो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गए 3 आवर्स, ठीक है। 3 आवर्स में इसकी कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास हाफ हो गई, ठीक। और इसी तरह से जाहिर सी बात है ये कम कम होती चली जाएगी। एक वक्त आएगा कि तकरीबन ड्रग जो बॉडी में से ख़त्म हो जाएगा। वैसे ये ग्राफ कुछ इस तरह से। अच्छा, अब हम आमतौर पे करते क्या हैं, हम कहते हैं कि बिल्कुल ख़त्म होने से पहले पहले हम एक और डोज दे देते हैं। तो मिसाल के तौर पर जाने वाली यहाँ पे हमने एक और डोज दे दिया पेशेंट को 50 मिलीग्राम्स की, ठीक है। मल्टीपल डोजिंग होती है ना। लो जी, यहाँ पे एक और डोज दे दिया, तो जब ये दूसरी डोज देंगे जाहिर सी बात है दोबारा वही होगा कि घंटे के अंदर अंदर वो ब्लड तक पहुँच जाएगी और ये जनाब एक ऊपर तक चली गई। फिर वही काम, हाफ लाइफ कितनी है? 3 घंटे। तो अगर यहाँ पे 7 आवर्स में टॉप पे पहुंची है तो हम कहेंगे 3 घंटे बाद 1 2 3 आवर्स बाद इसकी जो नहीं 1 2 हाँ ठीक है 3 आवर्स बाद इसकी जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ से हाफ हो जाएगी। तो ये दोबारा ये इसी तरह का आपके पास ग्राफ बनता चला जाएगा। ओके ओके बात, ये दोनों एक जैसी बननी चाहिए। यहाँ पे थोड़ी सी स्केलिंग का तो ये थोड़ी करीब करीब वैल्यूज हैं, इसलिए थोड़ा ग्राफ ऐसा बन गया, वरना ये दोनों एक जैसी हाइट्स बननी चाहिए। ऑलराइट, अब ये जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन पे गया है इसको हम कह देते हैं सी मैक्स, कंसंट्रेशन मैक्सिमम। ओके ओके बात। अब मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन क्या होती है? एक ऐसी कंसंट्रेशन कि कम अज कम इतनी एंटीबायोटिक ब्लड में होगी तो बैक्टीरिया मरेंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि जी ये है मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। ओके हो गया। अगर ड्रग की कंसंट्रेशन, अगर एंटीबायोटिक की कंसंट्रेशन इससे ऊपर होगी उस वक्त बैक्टीरिया मरेंगे। जब कंसंट्रेशन नीचे आएगी तो उस वक्त बैक्टीरिया में खातिर खा कमी नहीं आएगी, बैक्टीरिया इनहिबिट नहीं होंगे। ओके, तो यानी कि इस सारे टाइम में बैक्टीरिया मरता रहेगा और इस सारे टाइम में बैक्टीरिया मरता रहेगा। इस चीज़ से हमारा ताल्लुक ही नहीं है कि ये कितना ऊपर जा रहा है, हमारा सिर्फ इस बात से ताल्लुक है कि ये कितनी देर तक मिनिमम इनहिबिटरी, यानी कि इसको MIC कहते हैं ना, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, कितनी देर तक मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन से ऊपर रहा है, ठीक। तो इसको हम कहते हैं टाइम डिपेंडेंट किलिंग, कि जो बैक्टीरिया की किलिंग हो रही है वो है टाइम डिपेंडेंट, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। जितना टाइम मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन से ऊपर रहेगा उतना ज़्यादा बैक्टीरिया मरता चला जाएगा, उतना ज़्यादा बैक्टीरिया इनहिबिट होता जाएगा। तो मैं कहता हूँ जो बैक्टीरिया इस सारे टाइम में मरता रहा है और इस सारे टाइम में मरता रहा है, सही। तो बैक्टीरिया के मरने को मैं क्रॉसेस से रिप्रेजेंट करता हूँ मिसाल के तौर पे। तो 5 क्रॉसेस लगाए थे यहाँ पे, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये सारा टाइम बैक्टीरिया मरता रहा है और ये सारा टाइम बैक्टीरिया की डेथ होती रही है, 10 बैक्टीरिया मर गए। ऑलराइट, ये तो हो गया जो आम एंटीबायोटिक्स में होता है। अब अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स में क्या हो रहा है, देखो अब हम देखते हैं जी सिंगल डोजिंग के बारे में क्या ख्याल है हमारा। लो जी, यहाँ पे बजाय इसके कि हम 50 मिलीग्राम की डोज देते, हमने एक ही ज़रा तगड़ी सी डोज दे दी है 100 मिलीग्राम्स की। सही होगी बात। अब 100 मिलीग्राम्स की डोज दे दी तो ज़रा सी बात है ब्लड में उतनी डबल कंसनट्रेशन आ जाएगी। ये जनाबे वाली ड्रग की कंसनट्रेशन आ गई ब्लड के अंदर, 1 घंटे के अंदर इतना ज़्यादा ड्रग हो गया। अब याद रखना हाफ लाइफ सेम है, ठीक है। 3 घंटे लगे थे इस ड्रग को अपनी आधी कंसंट्रेशन में आने पे, 3 ही घंटे लगेंगे इस ड्रग को अपनी आधी कंसंट्रेशन में आने पे। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ज़्यादा ड्रग दिया हमने, तो उतना ही ज़्यादा तेज़ी से एलिमिनेट भी होगा, ज़ाहिर सी बात है, ठीक है। लेकिन हाफ लाइफ सेम रहती है। अब जनाब वाली 3 घंटे बाद देख लो, यानी कि अगर 1 आवर पे ये इतनी कंसंट्रेशन हुई है तो 1 2 3 इस टाइम पे कंसंट्रेशन हाफ हो जानी चाहिए। तो ये जनाब वाली कुछ इस तरह से बनेगा, ये कंसंट्रेशन हाफ हो गई। सही होगी बात। मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन यहाँ पे भी उतनी ही है, तकरीबन इतनी ऊंची वैल्यू थी ना, चलो यहाँ भी उतना ही लगा लेते हैं हम। ओके, ये आ गया इसका सी मैक्स। अब समझ लो ये है हमारे पास अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स का ग्राफ। अब अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स में होता ये है, हमारे पास होती है कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग। क्या मतलब हुआ, जितना ऊंचा सी मैक्स होगा उतना ही ज्यादा बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाएगा। समझ में बात को, ये होगी कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग। तो ये किलिंग की दो तरह फर्क चीजें थी। ऊपर वाले ड्रग में इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि कितना ऊपर जा रहा है, सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कितनी देर तक MIC से ऊपर रह रहा है, ठीक। जबकि यहाँ पे फर्क इस बात से पड़ रहा है कितना ऊपर जा रहा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मच्छर मार रहे हैं हमने एक कमरे में, ठीक है। अब आपको पता है एक वो होता है ये जो इलेक्ट्रिसिटी का होता है, और उस पर मच्छर जब चिपकता है तो टिक करके आवाज़ आ जाती है, ठीक है। मतलब ब्लू ट्यूबलाइट सी लगी हुई होती हैं, अक्सर शॉप्स पे लगी हुई होती हैं। अब आप कहो जी कि उसके अंदर, अब उससे क्या होता है, जितनी ज़्यादा देर तक वो ट्यूबलाइट चलती रहेगी उतने मच्छर मरते रहेंगे, क्योंकि हर थोड़ी देर बाद एक मच्छर आके बैठता है, उस पर टिक करके पटाखा बजता है, मच्छर मर जाता है। ऐसी है ना बात। तो वो हो गई टाइम डिपेंडेंट किलिंग। अब उस ट्यूबलाइट में आपको जी हम बहुत ज़्यादा करंट दे देंगे, हम बहुत कम करंट देंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, आप बस ज़्यादा देर तक उसको चलाए रखो, ठीक। दूसरी चीज़ होती है मॉर्टीन स्प्रे। अब मॉर्टीन स्प्रे जो होता है वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है। अगर आप थोड़ा थोड़ा स्प्रे हर थोड़ी देर बाद करते रहो तो ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक दफ़ा ज़रा अच्छा तरह स्प्रे कर दो तो कमरे में जो मच्छर सारे मर जाएंगे, सही। तो मॉर्टीन के केस में जो स्प्रे होगा उसके केस में कहेंगे यार ज़्यादा स्प्रे से फ़र्क पड़ता है, यानी कि कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग है। जबकि जो दूसरा है आपके पास, वो जो मशीन लगी हुई होती है, उस मशीन के केस में हम कहेंगे कि यार टाइम डिपेंडेंट किलिंग है, जितनी देर मशीन चलती रहेगी उतने मच्छर मरते रहेंगे। तो समझ लो कुछ इस तरह से ही इन ड्रग्स का फ़र्क है। बहरहाल एग्जांपल नहीं भी समझ में आई, उसको आप गोली मार दो। इतना बात दिल में रख लो कि आमतौर पर जो ड्रग्स होते हैं, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, वो टाइम डिपेंडेंट किलिंग करते हैं। अमाइनो ग्लाइकोसाइड होते हैं वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग करते हैं। अब आप कहोगे कि जी ये तो बात, देखो आपने एक दफ़ा ड्रग दे दिया, बहुत ऊपर तक चला गया, लेकिन वापस मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन से कम आ गया, और टाइम इसमें देख लो कम है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम तक MIC से ऊपर आता है, इस पर सिर्फ इतना टाइम MIC से ऊपर रहा है। तो भाई सीधी सी बात है, अब हम देखते हैं। लेकिन यहाँ अब बैक्टीरिया ज़्यादा मर रहे हैं सी मैक्स की वजह से, ठीक होगी बात। तो अब मैं क्रॉस बनाना शुरू करता हूँ, 1 2 3 4 5। लेकिन जहाँ पे ये कंसंट्रेशन इतनी ऊपर गई हुई है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा बैक्टीरिया मर रहे होंगे, 6 7 8 9, ठीक होगी बात। काफ़ी सारे बैक्टीरिया यहाँ पे मर रहे हैं। ये तो हो गई एक बात अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के बारे में, जो कि थी कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग होती है। जब प्लाज्मा लेवल MIC से ऊपर जाता है, जितना ऊपर जाएगा उतना बैक्टीरिया मरेगा। तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा होता है बैक्टीरिया की डेथ। ये आपको पहली बात अमाइनो ग्लाइकोसाइड के बारे में पता चल गई, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग। लो जी, अभी तक हमने सिर्फ एक बात समझी है। दूसरी एक और बात भी होती है। आमतौर पे ये होता है कि जब ड्रग MIC से कम रह गया, थोड़ा रह गया, तो उसके बाद ज़ाहिर सी बात है बैक्टीरिया मरना बंद हो जाता है। लेकिन अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स में जब इवन अमाइनो ग्लाइकोसाइड का लेवल बहुत नीचे चला जाए, उसके बाद भी बैक्टीरिया मरता रहता है, यानी कि यहाँ पर भी बैक्टीरिया मरता रहता है। यानी इसके कम होने के भी 3-4 घंटे बाद तक बैक्टीरिया मरता जा रहा है। वाह जी वाह। इसको हम नाम देते हैं पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट, कि एंटीबायोटिक का लेवल तो ब्लड में बहुत थोड़ा रह गया, उसके बावजूद बैक्टीरिया मरता चला जा रहा है। पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट क्यों होता है, ये मेरी कैटेगरी में नहीं लिखा हुआ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट 2-3 वजूहात हैं। पहली वजह ये होती है
कि ये जो आपका एंटीबायोटिक था इसने बैक्टीरिया को इतना डैमेज कर दिया, उसके मशीनरी वगैरह को इतना डैमेज कर दिया कि इवन एंटीबायोटिक के ख़त्म हो जाने के बाद भी बैक्टीरिया बेचारा मरता जा रहा है। ठीक है, तो एक तो ये होगा कि बैक्टीरिया को बहुत सुअर किस्म का डैमेज कर दिया। दूसरा ये होता है कि आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है एंटीबायोटिक कि इवन एंटीबायोटिक ख़त्म होने के बावजूद भी आपके बॉडी के जो फैगोसाइट्स वगैरह होते हैं वो जज्बाती हुए होते हैं, वो जनाब बैक्टीरिया को मारते जाते हैं। सही की बात। और तीसरा मैकेनिज्म ये है कि ब्लड से तो आपका एंटीबायोटिक खत्म हो गया है, लेकिन ये एंटीबायोटिक आपके टिश्यूज वगैरह में अटैच फॉर्म में मौजूद होता है, तो ये अटैच हो जाता है और वहाँ पे बैक्टीरिया को जो मारता मुड़ता रहता है। तो हमें तो लग रहा है ब्लड में बैक्टीरिया खत्म हो गया, लेकिन बैक्टीरिया अपने अटैच फॉर्म में होने की वजह से मारता जा रहा है। तो ये 3 रीजन हो सकती हैं इस पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट की। जैसे पहले भी हमने पढ़ा था, ये जो हमने ड्रग डिस्कस किया था, स्ट्रेप्टोग्रामेंस के अंदर भी पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट होता है, इवन मैक्रोलाइड्स में भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन बड़ा सिग्निफिकेंस है पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट की अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में। ओके की बात। तो चूंकि इसका पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट है तो इसलिए भी हमें ये वाली डोजिंग सूट की है। तीसरी अब एक और बात यहाँ पे लिखी हुई है, और वो लिखी हुई है टॉक्सिसिटी के हवाले से। वो क्या बात लिखी हुई है, देखो इसकी जो टॉक्सिसिटी है ना वो डिपेंड करी 2 चीज़ों पे। एक होती है क्रिटिकल कंसंट्रेशन पे कि भाई अगर इतनी कंसंट्रेशन होगी ब्लड में तो टॉक्सिसिटी क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, और दूसरा होता है टाइम, कितने टाइम तक वो क्रिटिकल कंसंट्रेशन रही है। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी एक क्रिटिकल कंसंट्रेशन है इतनी, ठीक होगी बात। जब इस कंसंट्रेशन से ऊपर ड्रग होता है तो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। ऑलराइट, यहां भी हम इतनी कर लेते हैं। ओके होगी बात। अब देखो है बेसिकली क्या कि यहाँ पे इस सारे टाइम में टॉक्सिसिटी होती रहेगी, क्योंकि हमने 2 दफ़ा डोज दी है, ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो रही है। जबकि इस केस में एक ही दफ़ा डोज दी है तो कम टॉक्सिसिटी होगी। समझ के बात को। तो यहाँ पे यानी कि अब बेसिकली बात ये है, जो कहने का मकसद है वो ये है कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की हम दिन में 1 डोज देते हैं, वो बड़ी सूट करती है। डेली सिंगल डोजिंग जो है वो हमें सूट करती है। डेली सिंगल डोजिंग क्यों सूट करती है? नंबर 1 कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग की वजह से, नंबर 2 इसका पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट भी होता है, और नंबर 3 सिंगल डोजिंग के साथ टॉक्सिसिटी भी कम होती है, क्योंकि टॉक्सिसिटी टाइम पे डिपेंड करिए। टॉक्सिसिटी मैक्सिमम कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। बोलो कितनी अच्छी बात है, बैक्टीरिया का जो मरना था वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन टॉक्सिसिटी जो है वो टाइम पे डिपेंड करिए। तो हमने कहा बेहतरीन होगी बात, गुड हो गया जी। तो ये जो डोजिंग होती है मल्टीपल डोजिंग, इसमें ज़्यादा टाइम तक ड्रग रहता है लेकिन पीक कम होती है, जबकि इस डोजिंग में पीक हायर होती है और कम टाइम तक ड्रग रहता है। तो ये हमें इन दोनों डोजिंग का थोड़ा सा फर्क पता चल गया। और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में हम सिंगल डोजिंग अपनाते हैं, उसको अपनाने की जो रीजन थी वो हमने डिस्कस कर ली, पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट भी डिस्कस कर लिया, टॉक्सिसिटी वाली बात भी डिस्कस कर ली। तो ये हमारे पास सारा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं हम फार्माकोकाइनेटिक्स की तरफ। तो फार्माकोकाइनेटिक्स इसकी सबसे पहले ओरल एब्जॉर्प्शन इसकी इतनी होती नहीं है। अगर हम ये क्योंकि बहुत पोलर कंपाउंड है, अगर हम इसको ओरली देते हैं तो ये पेट के अंदर ही रह जाता है, आपकी जीआईटी के अंदर ही रह जाता है, इतना एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। सही। टिश्यू पेनिट्रेशन की बात की जाए तो लिमिटेड टिश्यू पेनिट्रेशन होती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता। इवन अगर मेनिंजिस इन्फ्लेम्ड हुई भी हो, मेनिंजाइटिस हो, तब भी ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता। तो अगर आपने सीरियस में इसके इफेक्ट्स लिखने हैं तो ये बिग कैट वगैरह में लिखा हुआ है, या शायद लिप में लिखा हुआ था कि हम इसको इंट्राथीकली देते हैं, इंजेक्ट ही दिमाग के अंदर कर दो यार, इसमें दाना दूना कोई नहीं है। ठीक है, वहाँ पे तो नहीं जाता, लेकिन प्लेसेंटल बैरियर को जो क्रॉस कर जाता है बड़े आराम से जाता है। तो इसलिए प्रेग्नेंट फीमेल्स को दें तो ये बच्चों के अंदर टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, यानी कि टेरेटोजेनिक है। टेरेटोजेनिक से मुराद ऐसा ड्रग जो कि प्रेग्नेंट फीमेल को नहीं देना चाहिए। टेरेटोजेनिक के लिए हमने एक निमोनिक भी बनाया हुआ था, आपको पता है जो फास्ट ड्रग्स होते हैं वो सारे ही टेरेटोजेनिक होते हैं। फ्लोरोक्विनोलोन्स जो कि अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और सल्फोनामाइड्स और टेट्रासाइक्लिन, ये सारे ही टेरेटोजेनिक होते हैं। ओके होगी ना बात। अच्छा, नेक्स्ट बात आगे देखिए जनाब वाली, वो ये कह रहे हैं कि इसकी जो एलिमिनेशन है वो किडनीज कर रही होती हैं, और वो डिपेंडेंट होती है क्रेटिनिन क्लियरेंस पे। क्या मकसद है? बेसिकली जो आपकी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रही है ना, लार्जली ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन आपको पता है जो क्रेटिनिन होती है ना, उसका भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगी ज़्यादा क्रेटिनिन निकल जाएगी, थोड़ी फिल्ट्रेशन होगी थोड़ी क्रेटिनिन निकल जाएगी। सेम काम है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का भी। इसका मतलब है कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का जो बॉडी से निकलना है वो किडनी पे बहुत लार्जली डिपेंड कर रहा है। कहने का मकसद ये है कि अगर किडनी डैमेज हुई है तो अमाइनोग्लाइकोसाइड बॉडी से नहीं निकल पाएगा। तो किडनी डैमेज हुई है तो अमाइनोग्लाइकोसाइड की डोज कम करनी पड़ेगी, और किडनी डैमेज नहीं हुई तो अमाइनोग्लाइकोसाइड की डोज उतनी ही रखनी पड़ेगी। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड की जो डोज है वो रीनल फंक्शन के हिसाब से हम देखते हैं, और रीनल फंक्शन कैसे गेज करते हैं? क्रेटिनिन क्लियरेंस से।
ठीक होगी बात। ये बात हमने की हुई कि डोज एडजस्टमेंट मस्ट बी मेड इन रिनल इनसफिशिएंसी। ओके, उसके अलावा प्लाज्मा लेवल्स जो है हमारे ग्लाइकोसाइड्स के वो हमें चेक करते रहने चाहिए हैं ताकि पता चले कि किसी वक्त टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा ना हो जाए। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊँ ना, अमाइनो ग्लाइकोसाइड एक अच्छा ड्रग है, लेकिन इसकी ज़्यादा टॉक्सिसिटीज होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, तो काफ़ी टॉक्सिसिटी वाला ड्रग है ये, इतना कोई सेफ ड्रग नहीं है। जैसे पेनिसिलिन थे ना, वो एक एलर्जी का थोड़ा बहुत मसला होता है, वरना काफ़ी सेफ ड्रग्स थे। अमाइनो ग्लाइकोसाइड ऐसे नहीं है, इनकी काफ़ी टॉक्सिसिटी होती है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि आमतौर पे जो डोजेज होती हैं, मल्टीपल डोजेज होती हैं, उसमें हम कब कब चेक करते हैं? हम डोज देने के तकरीबन 30 मिनट से 1 घंटे बाद चेक कर लेते हैं, जब ट्रफ आया हुआ हो, जब हाइट पे गए हुए हो। ठीक है, और दूसरी डोज देने से बिल्कुल पहले चेक कर लेते हैं, उस वक्त लोएस्ट लेवल हुआ हुआ होता है, तो हम चेक करते हैं कि भाई लेवल नीचे आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पर हम इस वक्त चेक करें और पता चले जी अभी भी लेवल इतना है, तो पता चलेगा इसका मतलब है किडनी सही से काम नहीं कर रही, ड्रग सही से निकल नहीं पा रहा। सही होगी ना बात। तो 2 मौकों पर चेक कर लेते हैं, एक ड्रग देने के आधे से 1 घंटे बाद ताकि हाइट मैक्सिमम पता चल जाए, और दूसरा अगली डोज देने से थोड़ी देर पहले ताकि पता चले किडनी सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही। जबकि अमाइनो ग्लाइकोसाइड के केस में या जब भी सिंगल डोज देते हैं उस केस में हम आधे 1 घंटे बाद तो चेक नहीं करते, ट्रफ इतना चेक नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि बहुत ऊपर गई हुई होगी डोज। अलबत्ता हम ये वाला जरूर चेक करते हैं कि भाई प्रॉपर्ली निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, कम हो रहा है कि नहीं हो रहा, ताकि किडनी के फंक्शन को हम चेक कर सकें। ये वाली बात जो यहाँ पे डिस्कस की हुई थी। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अच्छा जी, ये हमारे पास है जो मैंने बनाया हुआ है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स को याद करने के लिए। काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसमें तकरीबन सारी बातें कवर हो रही है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के बारे में। यहाँ पे एक ग्लू है, वैसे इसको हम पार्ट 2 की वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। ये देखो जी, मैंने यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का वो डब्बा बनाया हुआ है। बिला वजह मैंने इतनी बर्फ में पोस्ट ऑफिस का डब्बा नहीं लगाया, ये आपको याद करवाने के लिए कि पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट्स होते हैं इसके। ठीक है, और ये टाइम 3 AM शो हो रहा है, तो 3 से आपको याद हो जाएगा कि 30S राइबोसोम पे लगना होता है। तो 2 हैं, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स और टेट्रासाइक्लिन, ये दोनों 30S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम पे लगते हैं, बाकी सारे 50S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम पे लगते हैं। ओके बात। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एक तो बात ये है कि भाई बैक्टीरियसिडल होता है। ठीक होगी बात, ये याद रखना है आपने, बैक्टीरियसिडल अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। उसके अलावा इसकी जो बैक्टीरिया में एंट्री है वो होती है ऑक्सीजन डिपेंडेंट। तो ये ग्लू ग्लाइकोसाइड तो मैं नहीं कह सकता, ग्लू दिखा रहा हूँ मैं आपको, ग्लू एंटर हो रही है, उसके पीछे आग लगी हुई है। तो अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये आग भी नहीं चल सकेगी, ये बात आपको पता ही है ना। तो ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं चल सकेगी, इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन नहीं होगी तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स एंटर नहीं हो पाते। ओके होगी बात, ये आपको पता चल गया ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग उस एंट्री, यानी कि एनएरोब्स जो होते हैं, ये तो बेचारा फौत ही हो गया, एनएरोब्स जो होते हैं उसमें सही से काम नहीं कर पाते हमारे अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। एक बात पता चल गई। दूसरी बात ये पता चल जाती है हमें कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड चूंकि इसके लिए एंट्री थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए सेल वॉल इनहिबिटर्स यानी कि पेनिसिलिन वगैरह के साथ बड़े अच्छे से जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ ग्लू जो है वो पेंसिल के साथ काफ़ी अच्छी एंट्री कर रही है। तो पेनिसिलिन के साथ मिला के अगर अमाइनो ग्लाइकोसाइड दिए जाए तो उसकी काफ़ी अच्छी एंट्री होती है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स होता है। ओके भाई, ये बात भी समझ में आ गई। यहाँ पे मैं आपको दिखाया था, ये वाली बात डिस्कस की भी उन्होंने, सेल वॉल इनहिबिटर्स के साथ इसका साइनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है। ओके, और ऑक्सीजन डिपेंडेंट इसकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। बिग कैट उन्होंने बताया हुआ है कि जब आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, पोरेंस के थ्रू एंटर हो जाता है, और फिर जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसमें वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ऑक्सीजन डिपेंडेंट एंट्री करता है। तो ये थोड़ी बहुत डिटेल बताई हुई है, बस आप इतना ध्यान में रख लें कि ये ऑक्सीजन डिपेंडेंट एंट्री करता है, इसलिए एनएरोब्स में नहीं जा पाता। और अगर इसको पेनिसिलिन से मिला के दे दें तो ये साइनर्जिस्टिक इफेक्ट रखता है। एंटीबायोटिक्स के साइनर्जिस्टिक इफेक्ट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि 2 एंटीबायोटिक्स ऐसे हैं कि अगर उनको अकेले अकेले दिया जाए तो जितना उनका इफेक्ट होगा कॉम्बिनेशन का कहीं ज़्यादा इफेक्ट है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि ये जो पेनिसिलिन होते हैं ये अकेले अकेले हों तो 20 बैक्टीरिया मार देते हैं, अमाइनो ग्लाइकोसाइड अगर अकेले हों तो ये भी 20 बैक्टीरिया मार देते हैं। अगर इन दोनों को मिला के दे दें तो हो सकता है 40 बैक्टीरिया मार दें। लेकिन साइनर्जिस्टिक इफेक्ट का मतलब ये है कि अगर इन दोनों को मिला के दे दें तो ये शायद 100 बैक्टीरिया मार देते हैं, दोनों के इंडिविजुअल इफेक्ट से कहीं ज़्यादा। ठीक है, हो क्यों रहा है? क्योंकि ना सिर्फ पेनिसिलिन ने अपने 20 मारने थे, अब अमाइनो ग्लाइकोसाइड ज्यादा बैक्टीरिया मार पाएंगे, क्योंकि अमाइनो ग्लाइकोसाइड के भी फंक्शन जो है वो हेल्प हो जाएगा पेनिसिलिन की वजह से। तो ये इनका साइनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है। आगे जाके हम देखेंगे सल्फोनामाइड्स में भी ये साइनर्जिस्टिक इफेक्ट पाया जाएगा। तो ये एंटीबायोटिक्स के साइनर्जिस्टिक इफेक्ट होते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे कुछ ऐसी बात है जो कि अलग से भी एससीक्यू पूछ सकते हैं आपसे। कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग क्या होती है, पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट क्या होता है, साइनर्जिस्टिक इफेक्ट क्या होता है, ये चीज़ें अलग से भी एससीक्यू में पूछी जा सकती हैं। सही के बाद अब इन सारी बातों के बाद हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यहाँ पे मैंने जो स्नोमैन बनाया हुआ है ये आपको राइबोसोम दिखाने के लिए बनाया हुआ है कि ये हमारे पास राइबोसोम का 30S सब यूनिट हो गया या 50S सब यूनिट हो गया, और ये दरमियान हमारे पास mRNA की फॉर्मेशन हो रही है। एक बात आपको पता चली रही होगी कि mRNA का एक साइड जो है वो मफलर के देख लो 2 हिस्से हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स खराब बना हुआ है। तो पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो ये होगा कि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स सही बनने नहीं दिया जाता। दूसरा ये होता है कि mRNA की मिस रीडिंग कॉज करवाई जाती है, जिसकी वजह से गलत प्रोटीन्स लगना शुरू
शुरू हुई थी, गलत अमाइनो एसिड्स लगना शुरू हुए थे बेसिकली। तो यहाँ पे आप देखते हैं दरमियान में कुछ थोड़ी सी ग्रीन कलर का हो गया मफलर, तो ये आपको मिस रीडिंग शो करेगा। और तीसरी बात यह है कि चूंकि इसके गर्दन के इर्द गिर्द लिपटा हुआ है अच्छी तरह से, तो ये आगे नहीं जा पा रहा, मफलर मूव नहीं कर पा रहा। तो इसी तरह से जो ट्रांसलोकेशन ऑफ टीआरएनए होती है वो ट्रांसलोकेशन भी इनहिबिट कर देता है। तो 3 काम कर रहा है बेसिकली, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स नहीं बनने दे रहा, मिस रीडिंग कॉज कर रहा है और ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट कर रहा है। ये 3 होते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एक चौथा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी है जो कि बिग कैटेगरी में लिखा हुआ है, यहाँ भी एक आखिरी लाइन में डिस्कस किया हुआ है, और वो ये है कि पॉलीसोमल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, उसको मोनोसोमल स्ट्रक्चर में तोड़ के मोनोसोमल स्ट्रक्चर में कर रहा होता है। ओके बात तो ये होगा हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हवाले से सारी बातें। इस डायग्राम में अभी आपने ये चीज़ें देखनी है और अभी आपने ये वाला जो थोड़ा बहुत था ये चीज़ें देख ली हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होती है? रेजिस्टेंस जो है ना ये थोड़ी सी स्पेसिफिक चीज़ है, यानी कि पहले हम ना अमानुल्लाह को थोड़े बहुत नाम कर लेते हैं, ठीक। इसी से आपको कुछ ना कुछ में आपको नाम भी याद करवा देते हैं। एक तो ये जो टाइम है 3 AM में है, AM आपको याद करवाने के लिए कि ये एमिकाइसिन होता है। ओके के बाद एमिकाइसिन याद हो जाएगा इंशाल्लाह यहाँ से आपको। फिर उसके बाद एक और चीज़ अगर मैं आपको या नाम तो साथ साथ लिखेंगे तो मेरा ख्याल बेहतर याद होंगे आपको। तो एक ड्रग हो गया हमारे पास एमिकाइसिन, सही। दूसरा मैंने यहाँ पे एक अदद कोबरा बनाया हुआ ताकि आपको नाम याद रह जाए, कोबरा से टोब्रामाइसिन, सही हो गया बात। इसको आप देखें तो मैंने इसकी आंखें जो हैं वो मैंने स्ट्रेप्सिल से बनाई हुई हैं ताकि आपको याद हो जाए, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सही हो गया। मजीद अगर आपको एक और चीज़ दिखाएं तो ये बड़ा जेंटल स्नोमैन बनाया है मैंने। एक तो इसको देखो बूट शूट बनाए हुए हैं, ऊपर से इसकी मूछे वूछे बनाई हुई हैं ताकि जेंटल से आपको याद हो जाए, जेंटामाइसिन। ये 4 जो नाम है ये सबसे इंपॉर्टेंट है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में, ठीक। और भी अमाइनोग्लाइकोसाइड लेकिन ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट है। एक और होता है न्यू से आपको याद हो जाता है नियोमाइसिन। अच्छा, फिर उसके अलावा देखो ये पेयर ऑफ शूज़ बनाए हुए ना, पैर। अब मैंने आमतौर पर पैर थोड़ी होते हैं आपके इसके, तो मैंने इस स्नोमैन के पैर इसलिए बनाए हुए ताकि आपको पैरामाइसिन याद रह जाए, सही हो गया। और इसकी एक आंख फारिग की भी है, इसको बनाया हुआ काना ताकि आपको नाम कानामाइसिन याद हो जाए, सही होगी बात। तो ये हमारे पास कुछ नाम है। ऑलराइट, अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस। तो कुछ बैक्टीरिया के अंदर तो इसलिए भी रेजिस्टेंस होती है क्योंकि उन बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेनिट्रेट नहीं कर पाता। तो मैकेनिज्म रेजिस्टेंस पहला तो ये हो गया कि पेनिट्रेशन इन द सेल वॉल नहीं हो पा रही। दूसरा नंबर पे बात यह कि इनएक्टिवेटिंग एंजाइम्स होते हैं कुछ, जैसा कि उन्होंने आपको बताया हुआ है कि जो एंजाइम्स कैटलाइज करते हैं एसिटाइलेशन ऑफ अमाइन फंक्शन। अब ये अमाइनोग्लाइकोसाइड का केमिकल सोचो कुछ इस तरह का होता है। अब इसमें अमाइन ग्रुप्स भी लगे हुए हैं, इन अमाइन ग्रुप्स का फंक्शन को खराब कर देते हैं एसिटाइलेशन करने से। इसी तरह से इस अमाइनोग्लाइकोसाइड का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH लगे हुए जगह जगह, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के O पे यानी ऑक्सीजन पे भी वो कुछ ग्रुप्स ऐड करवा दी जाते हैं, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ फॉस्फोराइल और एडेनाइल ग्रुप्स टू द ऑक्सीजन एटम ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो इसके अमाइनोग्लाइकोसाइड के हाइड्रोक्सिल के जो ऑक्सीजन ग्रुप्स हैं उसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स ऐड करवा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से अमाइनोग्लाइकोसाइड थोड़ा सा इनइफेक्टिव हो जाता है। लेकिन ये जो एंजाइम्स हैं, ट्रांसफरेजेस हो गए, ये एसिटाइलेशन वगैरह जो करवा रहे हैं, ये एंजाइम्स कुछ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स पर ज़्यादा काम करते हैं, कुछ अमाइनोग्लाइकोसाइड पर कम काम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये वाला जो कुछ उन्होंने कहा है कौन से एंजाइम की जी, एंटेरोकोकाई जो एंजाइम्स रिलीज करता है वो एंजाइम्स एमिकाइसिन को इनहिबिट कर लेती हैं, टोब्रामाइसिन को इनहिबिट कर लेती हैं, जेंटामाइसिन को इनहिबिट कर लेती हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन को नहीं कर पाती, सही। तो यानी कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के जो इंडिविजुअल ड्रग्स हैं इनकी थोड़े बहुत स्पेक्ट्रम, उनकी थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस वगैरह जो है वो अलग अलग भी होती है। तो कुछ बैक्टीरिया में हम कोई ड्रग देते हैं, कुछ बैक्टीरिया में हम कोई ड्रग देते हैं। ये इंशाल्लाह पार्ट 2 की वीडियो में हम डिटेल से बातें डिस्कस कर रहे होंगे। आखिरी बात उन्होंने ये कही हुई है कि तीसरा मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस ये होता है कि राइबोसोमल बाइंडिंग साइट यानी 30S सब यूनिट पर जिस जगह पे अमाइनोग्लाइकोसाइड लगना होता है उस साइट के अंदर कुछ चेंजेस आ जाती हैं, वो अपने पर लगने ही नहीं देते। तो आई होप सो कि बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें जो थी वो पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट था, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग थी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की 3 चीज़ें, मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस की 3 चीज़ें, और डोजेज एडजस्टमेंट करनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं अगर आपको एमसीक्यू दिखा दूं तो एक वो कह रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, कॉज मिस रीडिंग एट mRNA, ये तो आपको पता चल गया। उसके अलावा वो कह रहे हैं यहाँ पे इन्होंने क्लिनिकल सिनेरियो डिस्कस किया हुआ है एमसीक्यू नंबर 2 में, ये भी आप इसको रीड कीजिएगा। बहरहाल इसमें दिखा वो ये है कि जो क्रेटिनिन क्लियरेंस है वो हाफ हो गई है। तो पहले हम कितना ड्रग दे रहे थे, पहले दे रहे थे 5 mg पर किलोग्राम। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वो कह रहे हैं 72 kg का बंदा है, उसको हम दे रहे हैं 5 mg पर किलोग्राम। तो आप तकरीबन एस्टिमेट कर लेंगे कि इसका मतलब है तकरीबन 360 mg। कैसे करना है आपने, 70 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है। 70 मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे तो वो तकरीबन 700 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 5 करेंगे तो 350 आ जाएगा, ठीक है जी। तो तकरीबन 360 मिलीग्राम जो है जो कि 72 kg का बंदा था, तकरीबन 360 मिलीग्राम बंदा ले रहा था। अब अगर
हर 8 घंटे बाद, ठीक है। 8 आर्ली 360 ले रहा था। अब अगर क्रिएटिनिन क्लियरेंस कम हो, हाफ हो गई है, तो इसका मतलब है एलिमिनेशन भी हाफ हो गई है। अब हमें हाफ क्वांटिटी देनी चाहिए, तो 360 की बजाय 180 मिलीग्राम देना चाहिए हर 8 घंटे बाद। तो वही ऑप्शन सही है, डिक्रीज द डोजेज टू 180 मिलीग्राम एवरी 8 आवर्स। सही की बात। बाकी भी हम इसको थोड़ा बहुत हमेशा डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 की वीडियो में हमने क्लिनिकल यूजेस और टॉक्सिसिटी को डिस्कस करना है। क्लिनिकल यूजेस टॉक्सिसिटी बड़ी इसकी वास्ट किस्म के हैं। इंशाल्लाह बिग कैटल से काफ़ी चीज़ें आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।